ओके जी। लास्ट डे हमने जीके में जो है वो कौन सा टॉपिक किया था? सोल्स ऑफ इंडिया और नेचुरल वेजिटेशन। तो ये हम इंडियन जीके में जो हमारे पास जीके के क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए हम जियोग्राफी के ये टॉपिक्स हैं जो इस वीक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर जो है सबसे पहले तो आता है कि इंडिया में जो है वो कितने एरिया पे, लगभग 51% एरिया जो है भारत का, इस पे एग्रीकल्चर की जाती है। और जो एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है, ये कौन सी लिस्ट में आता है? जो हमने 3 लिस्ट पहले डिस्कस हम कई बार इनके बारे में कर चुके हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो ये जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, ये आता है हमारा स्टेट लिस्ट में। और ये जो लिस्ट्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की कौन-सी शेड्यूल्स में आती हैं? 7th शेड्यूल्स में। तो ये स्टेट लिस्ट में जो है वो मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद बात आती है कि जो एग्रीकल्चर है वो कितने टाइप्स की होती है। तो एग्रीकल्चर होती है हमारे पास 2 टाइप की। 2 प्रकार की कृषि जो है वो भारत में मेनली की जाती है। इसमें है सबसे पहले जो है वो हमारे पास निर्वाह कृषि आती है, जो मतलब अपने गुज़ारे के लिए, या जैसे हम बोल सकते हैं कि जो एक फार्मर है वो अपनी फैमिली के लिए ही ओनली इसमें जो है वो एग्रीकल्चर करता है। दूसरे टाइप की आती है कमर्शियल फार्मिंग या कमर्शियल एग्रीकल्चर, वाणिज्यिक कृषि, जिसमें कि अ, अपने फैमिली के अलावा जो है वो बाज़ार में बेचने के पर्पज़ से भी क्या की जाती है? एग्रीकल्चर की जाती है। इसमें मिश्रित जो एग्रीकल्चर है, मिक्स फार्मिंग जो है ये भी आती है, जिसमें एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जो पशुपालन है, ये दोनों इसमें शामिल किए गए हैं। जैसे कि क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि मिक्स फार्मिंग क्या होती है? कई बार आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो ये एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन दोनों इसमें आएगा। उसके बाद जो हमारी निर्वाह कृषि होती है, इसका एक टाइप होता है स्थानांतरित कृषि, जिसमें कि अ, एक तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि इसके डिफरेंट-डिफरेंट जो है इसको नाम दिए जाते हैं, जैसे हमारे इंडिया के ही डिफरेंट-डिफरेंट पार्ट्स में इसको अलग-अलग नाम दिए गए हैं। और अब बात आती है कि ये होती क्या है? ये जो स्थानांतरित कृषि होती है, ये होती क्या है? पहले तो इस चीज़ को समझेंगे। तो स्थानांतरित जो खेती है, इसका मतलब होता है कि जो किसान है, वो अपने, एक तो ये निर्वाह कृषि है, वो तो आपको पता चल गया कि अपने गुज़ारे के लिए, सिर्फ़ अपनी फैमिली के लिए जो है, इसमें खेती की जाती है। अब ये होती क्या है, इसमें क्या होता है कि जो किसान होता है, वो एक भूमि के टुकड़े को साफ़ करके उस पे एग्रीकल्चर करता है। फिर कुछ सालों के बाद जो है वो उस टुकड़े की जो फर्टिलिटी है, सॉइल फर्टिलिटी है, वो कम हो जाती है। फिर उस भूमि के उस टुकड़े को छोड़ देता है वो, फिर उसके बाद जो है वो दूसरे भाग पे एग्रीकल्चर करता है। तो इसको हम बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। और ये जो है इसके नाम जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में अलग-अलग दिए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में इस खेती का नाम जो है, ये है बेबर या दहिया। बेबर या दहिया नाम से इसको जाना जाता है। ये बेबर और दहिया क्या है? तो ये स्थानांतरित कृषि है। और पूर्वी भारत, जो ईस्टर्न इंडिया है, यहाँ पे इसको झूम खेती के नाम से जाना जाता है, झूम खेती। और इसके बाद जो है उड़ीसा में क्या बोला जाता है? पामाडाबी या ओमान, हिमालयन रीजन जो है, वहाँ पे इसको खिल बोला जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट-डिफरेंट इसके नेम हैं। उसके बाद अगर बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कृषि, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? इसमें जो है वो
फर्टिलाइज़र जो है इनका यूज़ नहीं किया जाता है, ज़ीरो फर्टिलाइज़र एग्रीकल्चर जिसको हम बोल सकते हैं JBNF मतलब ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। किसी भी प्रकार के इसमें फर्टिलाइज़र या केमिकल जो हैं ये यूज़ नहीं होते हैं और भारत में जो है वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने वाला जो स्टेट है, सबसे पहले वो कौन-सा बना था? सिक्किम। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूरी तरह से जो है वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को करने वाला, अपनाने वाला जो स्टेट है, वो कौन बना था भारत में? पहला राज्य सिक्किम। तो इसको याद रखना है आपने। उसके बाद आता है कुछ इसके मेथड्स हैं एग्रीकल्चर्स के जो बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है मेनली। रिवॉल्यूशंस जो हैं एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस और मेथड, तो ये 2 जो हैं यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो जैसे हमारे पास सबसे पहला मेथड आता है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर में जो है वो कौन से किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है? रेशम कीट। जैसे कि घर में जो लोग रेशम के कीड़े भी पालते हैं, तो उस एग्रीकल्चर को हम क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एपीकल्चर। एपीकल्चर में जो है वो बी फार्मिंग होती है, मधुमक्खी पालन। उसके बाद आता है हमारे पास पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर में जो है वो फिश फार्मिंग की जाती है, मत्स्य पालन इसमें किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में जो है वो केंचुआ पालन होता है। फिर आता है पोमी कल्चर। पोमी कल्चर में फ्रूट्स प्रोडक्शन आती है। फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर में फ्लावर्स प्रोडक्शन है। और उसके बाद विटीकल्चर बहुत इम्पोर्टेंट विटी, पीसी, एपी यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो कल्चर है, जो कृषि है वो किससे संबंधित है? इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो विटीकल्चर में जो है ये आता है हमारे पास ग्रेप्स प्रोडक्शन, अंगूरों का उत्पादन। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर में जो है वो वेजिटेबल प्रोडक्शन आएगी। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स, फ्लावर, वेजिटेबल ये सब आ जाएँगी, बागवानी। उसके बाद एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स क्या चीज़ है? एरोपोनिक्स कौन-सा मेथड है जिसमें कि हवा में पौधे उगाए जाते हैं। जो प्लांट्स हैं उनको एयर में प्रोड्यूस किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स कैसी एग्रीकल्चर है जिसमें पानी में जो है वो पौधों को उगाया जाता है। मिट्टी नहीं होती है इसमें, सॉइल लेस रहते हैं ये और वाटर में ही जो है वो प्लांट्स उगाए जाते हैं। उसके बाद आता है सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर में जो है वो पादपों का जो है वो उसमें स्टडी की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है जैसे रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। तो जैसे रबी क्रॉप्स हैं, रबी फसलें हैं तो ये इसमें हमारे पास कौन-कौन सी मेन जो क्रॉप्स हैं वो आती हैं। तो एक तो ये शीत ऋतु में इसका जो सीज़न रहेगा वो विंटर सीज़न रहेगा जब ये इनको मतलब सोइंग इनको बोने का जो टाइम रहेगा। उसके बाद कौन-कौन सी फसलें इसमें आती हैं रबी में? तो इसमें मेनली आएँगी व्हीट, बार्ले, इस तरह से पीस, मटर, सरसों, आलू, मसूर, चना एटसेट्रा। ये फसलें जो है वो रबी क्रॉप्स हैं। क्वेश्चन कैसे आता है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन-सी रबी क्रॉप्स है या रबी क्रॉप्स नहीं है? इस तरह से क्वेश्चन आता है या कौन-सी खरीफ है? तो इनका सोइंग टाइम जो होता है वो कब रहता है? अक्टूबर से नवंबर। अक्टूबर-नवंबर में हम इनको बीज देते हैं और इनका हार्वेस्टिंग जो टाइम रहता है, ये है अप्रैल-मई में। उसके बाद खरीफ क्रॉप्स आती हैं हमारे पास। तो खरीफ क्रॉप्स जो हैं ये समर सीज़न में रहती हैं मेनली। तो इसमें जैसे आजकल जो हमारे पास क्रॉप्स चली हुई हैं अभी उनका हार्वेस्टिंग टाइम चल रहा है। जैसे चावल है, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूँगफली, कपास, सोयाबीन इनका सोविंग टाइम होता है जून-जुलाई में और अभी सितंबर-अक्टूबर में हार्वेस्टिंग टाइम। उसके बाद जायद क्रॉप्स आती हैं, तो जायद में ये दोनों के बीच में जो विंटर और समर के बीच का जो टाइम रहता है, इसमें ये
फसलें होती हैं, जैसे तरबूज है, खीरा, मैक्मिलन खरबूजा, भिंडी वगैरह जो होती हैं, तो ये मार्च अप्रैल में सोविंग टाइम रहता है और जून जुलाई में इनको हार्वेस्ट किया जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट है, ये है रिवॉल्यूशन। जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो रिवॉल्यूशंस हैं, क्रांतियाँ हैं, ये अब हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आती है हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। तो इसके बारे में तो पता ही होगा सबको कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, कब इंडिया में आई थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, ये सबसे पहले इस वर्ड का यूज़ जो था, शब्द का प्रयोग, ये किसने किया था? विलियम गॉड ने। और इसके जनक किसको माना जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन के? तो वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखें, तो ये है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो है, ये हमने एक इंटरनेशनल अवार्ड भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, जब हमने अवार्ड्स वाला टॉपिक किया था, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, तो इसमें हमने एक नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड के बारे में पढ़ा था, जो कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में दिया जाता है। तो वर्ल्ड लेवल पे इसके जो जनक थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, ये नॉर्मन बोरलॉग थे। और इंडिया में जो है वो एम स्वामीनाथन, और इनको जो है वो खुद 2024 कल्चर साइंटिस्ट एमएस भारत में जो है, इनको ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक माना जाता है, हरित क्रांति। उसके पहले अगर हम पेपर में आता है, तो 1960 ही इसका माना जाता है। 1960 में भारत में हरित क्रांति जो थी आई थी। अब ग्रेट इफेक्ट जो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन सी फसल पे इसके पड़ते हैं? तो ये है गेहूं और चावल। उसके बाद आती है व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति। तो ये क्रांति जो है वो दूध से रिलेटेड है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए है ये। और 1970 टू 1996। और इसको जो है वो एक और नाम से भी हम जानते हैं, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो था, ये किससे रिलेटेड था? मिल्क प्रोडक्शन से। और श्वेत क्रांति भी कृषि के, अगर एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग हम करते हैं, तो ये श्वेत क्रांति इसमें आती है। और इसके जो जनक हैं, ये कौन माने जाते हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो थे, वो भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने गए। उसके बाद कुछ और जो है इसमें क्रांतियां आती हैं ग्रीन और व्हाइट रेवोल्यूशन के अलावा। तो जैसे ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति जो है, ये फिश प्रोडक्शन से आती है। फिर उसके बाद ब्राउन रेवोल्यूशन, भूरी क्रांति है, ये आती है आपकी फर्टिलाइजर, जो उर्वरक खादें वगैरह रहती हैं, उनसे रिलेटेड है। उसके बाद सिल्वर रेवोल्यूशन है, रजत क्रांति, ये एग प्रोडक्शन से रिलेटेड है। उसके बाद येलो रेवोल्यूशन है, इसको कई बार जो है वो पेपर में पूछा भी गया है, येलो रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ये है तिलहन। उसके बाद ब्लैक, काली क्रांति, कृष्ण क्रांति भी बोला जाता है इसको, कई बार इस नाम से भी आ जाती है। तो ये है पेट्रोलियम। रेड रिवॉल्यूशन, टमाटर और मांस उत्पादन से। उसके बाद आती है गुलाबी, पिंक रेवोल्यूशन। तो ये जो है वो झींगा मछली, झींगा जो है एक तरह की मछली है, उसके उत्पादन के लिए इसको यूज किया जाता है, गुलाबी क्रांति। झींगा जो है वो रिच सोर्स माना जाता है प्रोटीन का। उसके बाद आती है बादामी क्रांति, ये मसालों से रिलेटेड है। सुनहरी, ये फूलों से है। गोल क्रांति, गोल आती है आलू
फिर आती है स्वर्ण, ये बागवानी से आती है, हॉर्टिकल्चर। फिर उसके बाद खाकी क्रांति, ये चमड़े से आती है। और अमृत क्रांति जो है, नदी जोड़ो परियोजनाएं। के बाद इंडिया में जो है वो कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ मेन इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस आते हैं जिनके हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन सा संस्थान उसके हेडक्वार्टर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो है वो सबसे पहले हमारे पास आता है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। ये एक है उड़ीसा में, कटक में। और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये तो आपको पता होगा, शिमला कुफरी में है, ये हिमाचल प्रदेश में, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। फिर है केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र, ये मैसूर में है, कर्नाटक में। फिर तंबाकू अनुसंधान केंद्र आता है, ये आंध्र प्रदेश में है, महेंद्रवरम, आंध्र प्रदेश। फिर नारियल अनुसंधान संस्थान आता है, ये केरल में है। फिर उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, मेंशन किए हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ आपको भेज दूंगी, तो आप यहाँ से ये सारे जो है इनको स्टडी कर सकते हैं। जैसे डेयरी का करनाल में है, गन्ना का जो है वो ये कहाँ पे है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। क्योंकि लखनऊ जो है, सॉरी, उत्तर प्रदेश जो है वो शुगर केन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद जैसे चाय का है तो ये असम, जोरहाट असम में है। कॉफी का जो है ये आपके पास चिकमंगलूर कर्नाटक आएगा। कर्नाटक जो है वो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का, जो कॉफी प्रोड्यूस करता है। और चाय के लिए असम है। रबड़ के लिए केरल आएगा। जूट, वेस्ट बंगाल, जूट जो है, वेस्ट बंगाल जो है वो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है जूट के लिए। और भारत में जो वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करें तो भारत जो है वो टॉप मोस्ट कंट्री है जो जूट प्रोड्यूस करती है। और जूट को जो है वो एक और नाम से भी जाना जाता है, सुनहरी रेशा, गोल्डन फाइबर। फिर इस तरह से कुछ एग्रीकल्चर बोर्ड आते हैं हमारे पास। इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल फार्मर कमीशन, जो राष्ट्रीय किसान आयोग है, ये कब गठित हुआ था? 2004 में। और इसके जो प्रेसिडेंट, जो अध्यक्ष रहे हैं, ये एम एस स्वामीनाथन, वही जो मतलब जिन्होंने कौन सी क्रांति लाई थी इंडिया में, हरित क्रांति। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। उसके बाद ये कुछ बोर्ड हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, कुछ बोर्ड हैं, जैसे मसाला बोर्ड है तो ये कोची केरल में है, चाय बोर्ड कोलकाता, इस तरह से। और ये कुछ फसलों से रिलेटेड जो है वो डिजीज दे रखी हैं कि कौन सी डिजीज जो है वो किस फसल से रिलेटेड हो सकती है। तो इसमें जैसे धान है, खैरा, गेहूं से रतुआ, गेहूं को कई बार रतुआ रोग लग जाता है। गन्ना को लाल विगलन, इस तरह से कुछ डिजीज दी है। उसके बाद अगर हम इरिगेशन की बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में जो इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं, ये 3 तरह के आते हैं। एक जो है वो लार्जर, बड़े लेवल पे आता है, बृहद। उसके बाद मिड, और उसके बाद लघु, छोटी सिंचाई परियोजनाएं। तो जो लार्जर रहती हैं, बड़ी सिंचाई परियोजनाएं रहती हैं हमारे पास, वो आती हैं जो 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा, जहाँ पे एग्रीकल्चर जो लैंड है वो आती है, तो वहां पे जो है वो बड़ी सिंचाई परियोजनाएं आएंगी। और मिडल जो है, मध्य सिंचाई परियोजनाएं, ये आएंगी जहाँ पे
एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो 2000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर तक होगी और छोटी परियोजनाओं के लिए 2000 हेक्टेयर से कम कृषि वाली भूमि जो है इसमें शामिल रहती है। अब बात करते हैं कि भारत में जो बड़ी और मध्यम परियोजना से जो इरिगेशन होती है, कितने एरिया में होती है ये? 37% एरिया पे ये सिंचाई होती है। किन परियोजनाओं से, किन प्रोजेक्ट से? जो बड़े हैं और मध्यम प्रोजेक्ट हैं। और जो छोटे प्रोजेक्ट हैं, इनसे जो इरिगेशन होती है, कितने एरिया पे होती है? 63% एरिया पे और 37% बड़े पे। तो ये कम है और ये ज़्यादा है। मतलब छोटी परियोजनाएँ जो हैं, ये ज़्यादा हैं, इनसे सिंचित जो क्षेत्र आएगा वो ज़्यादा है। अब अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है वो किस देश में होती है? चाइना। और उसके बाद भारत में जो है वो 20.6% एरिया पे ये टोटल होती है। और सिंचाई किन-किन मीन्स से होती है? कौन-कौन से साधन हैं यहाँ पे इरिगेशन के लिए? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कुएँ और नलकूप जो हैं वो सिंचाई के साधन माने गए हैं। कुएँ और नलकूप जो है इनसे इरिगेशन होती है 55.9%। सबसे ज़्यादा आएँगे कुएँ और नलकूप और नहरें जो हैं वो सेकंड नंबर पे आती हैं 31.4%। थर्ड नंबर पे आएँगे तालाब 6.1% और जो अदर्स जो सोर्सेज़ हैं इरिगेशन के ये 6.6% आते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन हुए? कुएँ और नलकूप। अब जो साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत में जो है वो सबसे ज़्यादा सिंचाई के साधन जो है वो तालाब माने जाते हैं। तालाबों से यहाँ पे इरिगेशन होती है और तमिलनाडु जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इरिगेशन होती है पॉन्ड्स से, तालाबों से। इस प्रकार ये जो कुछ और प्रोजेक्ट दिए हैं, वैसे तो हम ये प्रोजेक्ट डिस्कस कर चुके हैं पहले, मल्टीपर्पज़ जो हमारे प्रोजेक्ट थे इंडिया के, उसमें हम ये सारे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जैसे गिरना एक परियोजना बताई है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये नासिक में गिरना नदी पे बना हुआ है। इस तरह पंबा सिंचाई परियोजना ये केरल में है। टिहरी ये उत्तराखंड में है और इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट जो है ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी इरिगेशन जो है कैनल है ये। सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना कौन-सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो किस नदी पे बनी हुई है? राजस्थान में है ये सतलुज नदी पे। उसके बाद ये है नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद जो कब बनाया गया था? 1983 में और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष होते हैं इसके केंद्रीय जल संसाधन मंत्री और जो सचिव हैं वो जल संसाधन मंत्रालय के जो सचिव होते हैं वही होते हैं। तो इस तरह से ये एग्रीकल्चर के बारे में था। इसके अलावा अगर हम थोड़ा-सा बात करते हैं कि कौन-सी जो क्रॉप है वो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया में आते हैं। तो अगर हम चावल की बात करते हैं तो चावल जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? वेस्ट बंगाल। भारत का जो वेस्ट बंगाल है पश्चिम बंगाल राज्य है, यहाँ पे चावल सबसे ज़्यादा होते हैं। और अगर गेहूँ की बात करें, तो गेहूँ जो है वो यूपी में सबसे ज़्यादा होती है और उसके बाद मक्की की बात करते हैं, तो मक्की के लिए कर्नाटक राज्य जो है वो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है। ज्वार, महाराष्ट्र और बाजरा जो है माइलेट्स जो होते हैं मिलेट्स वो राजस्थान में ज़्यादा उसके बाद चना, ये मध्य प्रदेश पल्सेस जो हैं ये ज़्यादातर मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा होती हैं, जैसे सोयाबीन वगैरह है तो ये भी मध्य प्रदेश जो है, इनके लिए टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट रहेगा। और उसके बाद जैसे मूँग, अरहर, उड़द ये सब जो है वो मध्य प्रदेश में ही रहती हैं।
अगर हम शुगर केन की बात करें तो शुगर केन जो है वो यूपी में सबसे ज़्यादा होता है। कपास, कॉटन जो है वो सबसे ज़्यादा गुजरात राज्य में प्रोड्यूस की जाती है इंडिया में, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्य जो हैं वो इसके लिए माने जाते हैं। तो कॉटन के लिए जो है हमने पिछले कल डिस्कस किया था कौन-सी सॉइल जो है वो इसके लिए बेनिफिशियल रहती है, ब्लैक सॉइल। तो ये ब्लैक सॉइल जो है वो राजस्थान और इसमें गुजरात, महाराष्ट्र यहाँ पे पाई जाती है। जूट के लिए पश्चिम बंगाल है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, गोल्डन फाइबर। तो ये जो थे वो मेन हमारे पास क्रॉप्स थी। तो ये एग्रीकल्चर का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, जो मेन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, तो वो मैंने आपको यहाँ इस टॉपिक में कवर करवा दिया। बाकी जो है वो इसका पीडीएफ बना के मैं आपको सेंड कर दूँगी। कुछ अगर इसमें बचता है तो आप खुद से भी इसमें देख सकते हैं। बाकी हम कल करेंगे।